बैक फ्रेंड, जैसे कि हमने कल अनाउंस किया कि हम आरआरबी जेईई का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ बताने के लिए आया हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। जैसे कि यहाँ के हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो गया, मेजरमेंट हो गया, डिजिटल हो गया, ठीक है। तो इससे पहले जाना जरूरी है कि हमारे पास एक्चुअल में जो पेपर का पैटर्न है वो है क्या। हम देख रहे हैं कि जो आरआरबी ने एग्जाम कंडक्ट करना है, ठीक है, और जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो बेस होगा हमारे पास दो टेस्ट पे। एक है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, एक है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम की टेंटेटिव डेट है मेरे पास अप्रैल और मई 2019, ठीक है। तो अप्रैल मई के टाइम पे आपका फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आपका सेकंड एग्जाम होना है उसकी अभी तक कोई टेंटेटिव डेट भी नहीं आई हुई है। इसका मतलब अगर अप्रैल मई में रिजल्ट होगा तो क्या पता वो एग्जाम का रिजल्ट विद इन वीक्स निकाल दे, ठीक है, या विद इन मंथ निकाले, या 2-3 महीने के बाद निकाले। उसके बाद वो CBT 2 की डेट देगा, उसके बाद CBT 2 का एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। तो हमने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि हम वेट करते रहे कब रिजल्ट आएगा, कब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे CBT 2 के लिए। तो हम जैसे ही एग्जाम देख के आए, जैसे हमने देखा कि मिनिमम 40% क्राइटेरिया बोला हुआ है, मिनिमम 40% क्राइटेरिया बोला हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 40 मार्क्स ही लेके आने हैं, हमें 40 मार्क्स ही लेके आने हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया हुआ कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स है, अगर हमारे पास क्या है 14,000 सीट्स है, ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ कि हम 15 के हिसाब से सिलेक्शन करेंगे, हम 15 के हिसाब से सिलेक्शन करेंगे। तो इसका मतलब 14,000 इंटू 15, जितना भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को इन्होंने CBT 1 में सिलेक्ट करना है, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट को CBT 1 में सिलेक्ट करेंगे। अब जो मेरे पास यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, ठीक है, मतलब हर 15 में से एक इंसान की यहाँ पे रेशियो रहेगी, मतलब 1:15। अगर 15 यहाँ पे एग्जाम देंगे तो उसमें से क्वालिफाई सिर्फ एक ही कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 40 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आपने 100 में से 40 मार्क्स लिए आपका एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है। 40 मार्क्स का मतलब यह है कि 40 मार्क्स के मिनिमम किसी का भी अगर मार्क्स जाएगा ना तो उसको तो कभी पास ही नहीं कर सकते, किसी को पास ही नहीं कर सकते। सपोज करें हमने एग्जाम कंडक्ट किया है इन्होंने CBT का 1, तो यहाँ पे मेरे पास 40% से ऊपर हम सपोज करते हैं कि मेरे पास 13,000 बच्चे ही आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 13,000। तो वहां पे सिर्फ 13,000 लोगों की ही सिलेक्शन होगी, बाकी वहां पे जो सीट्स मेरे पास जो खाली बचेंगी वो खाली ही रह जाएंगी, उनको कोई फिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका क्राइटेरिया है कि 40% एग्जाम में लेना ही जरूरी है, ठीक है। लेकिन हम सपोज करते हैं कि अगर मेरे पास 100, वो बोलते हैं कि 66 का कट ऑफ गया है, 66 का कट ऑफ गया है। आप बोलो कि सर हमने तो 40 मार्क्स का पेपर दिया था, हमारे 60 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास 66 मार्क्स का कट ऑफ क्यों गया? उसका मतलब है कि 100 मार्क्स में से 66 मार्क्स के बीच में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो किसके इक्विवेलेंट होंगे? इस वैल्यू के। तो इसका मतलब मेरे पास अगर 100 और 66 मार्क्स के बीच में इतने स्टूडेंट्स मेरे पास फिल हो गए तो बाकी वाले स्टूडेंट्स को वहां पे सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको पता है जो CBT 1 का एग्जाम कंडक्ट होना है, आपका जो CBT 1 का एग्जाम कंडक्ट होना है, इसमें आपको मैथमेटिक्स, ठीक है, मेरे पास आना 30 मार्क्स का, कितना है यहाँ पे 30 मार्क्स का। इसमें आपका सिलेबस आ जाएगा प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क के बारे में टॉपिक आ जाएगा, वो सारा क्वांट का टॉपिक। और आपका यहाँ पे 25 मार्क्स का आएगा यहाँ पे रीजनिंग, क्या आएगा यहाँ पे? रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में मेरे पास एनालिटिकल रीजनिंग होगी, ठीक है, फिगर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, डाइस पे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पूछ सकते हैं मेरे पास की सिलोगिज्म के बारे में, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिक ऑर्डर, नंबर सीरीज, तो ये सब टॉपिक मेरे पास कहाँ आएंगे? रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ जो बाकी पार्ट है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये मेरे पास मोस्टली 10th लेवल तक की पूछी जाती है, मोस्टली 10th लेवल तक। क्यों? क्योंकि इंजीनियर्स है यार, तो इंजीनियर से 10th तक ही ज्यादातर हमारे पास बायो पड़ी होती है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री 10th और 12th की पूछ सकते हैं, 10th और 12th तक की पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये यहाँ पे आएगा 30 मार्क्स के लिए, कितना आएगा यहाँ पे? 30 मार्क्स। तो जो बाकी बचे मेरे पास यहाँ पे 15 मार्क्स, वो मेरे पास यहाँ पे आएगा जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी आ गई, हिस्ट्री का पार्ट आ गया, ठीक है, करंट अफेयर्स आ गए। ये सब मेरे पास कुल मिला के किस में आएंगे? हमारे पास CBT 1 के लिए, ठीक है।
तो अगर CPT 2 तक आपने पहुंचना है, जो हम आपको कोर्स करवा रहे हैं वो हम आपको CPT 2 के लिए करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट सारे। तो आपको CPT 2 तक पहुंचने के पहले CPT 1 तो क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप CPT 1 क्वालिफाई करते हो, ठीक है, तो फिर आप CPT 2 का एग्जाम दे पाएंगे। अगर आपको लगता है एग्जाम देने के बाद, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेरा जो एग्जाम है वो मिनिमम 60 मार्क्स का हुआ है, कि मेरे 60 मार्क्स तो सिक्योर हो ही जाएंगे वहां से, तो फिर आपको उसी टाइम से आपको CPT 2 की प्रिपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है रिजल्ट के विद इन 10 डेज ही एग्जाम हो जाए CPT 2, तो फिर आपको वहां पे टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने का। और हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि हम CPT 1 देने के बाद CPT 2 का एग्जाम पढ़ना स्टार्ट करेंगे या CPT 2 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो वो गलत सोच रहे हो, क्योंकि क्या पता अगर टाइम कम आया यहाँ पे, तो आपको अगर ऐसा हो सकता है, कोई लोग ऐसे होंगे जो मेरे पास इंजीनियरिंग करने के बाद बैंकिंग एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, मेरे पास उन्होंने इन सब्जेक्ट्स को बहुत टाइम से टच नहीं किया होगा। अगर इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे टच नहीं किया तो वहाँ पे महीने 2 महीने में भी आप इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आपको देखना है कि अगर मैं आज के टाइम पे CPT 1 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, CPT 1 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत CPT 2 के बारे में पढ़ना चाहिए। ये नहीं कहता कि मैं 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ लो, लेकिन मिनिमम 4 से 5 सब्जेक्ट CPT 1 के साथ साथ प्रिपेयर करते रहो, ताकि आपको बाद में CPT 2 के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ से देखो, अगर बात करूँ मैं CPT 2 के लिए, CPT 2 में मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे 100 मार्क्स का आएगा टेक्निकल एबिलिटी, क्या आएगा यहाँ से, टेक्निकल एबिलिटी, ठीक है। 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 100 मार्क्स हैं, तो क्या पता हर एक टॉपिक 10-10 मार्क्स का है, ठीक है, कोई टॉपिक 12 का, कोई 8 का, ठीक है। तो मेरे पास जरूरी नहीं है कि मेरे पास कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको कम पढ़ना है, आपने सभी सब्जेक्ट को इक्वलेंट ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, जब टेक्निकल एबिलिटी की बात हुई, यहां से मेरे पास है, यहां मेरे पास आ रहा है 15 मार्क्स का आ रहा है यहाँ पे जनरल अवेयरेंस, 15 मार्क्स यहाँ पे आ रही है जनरल अवेयरेंस, ठीक है। 10 मार्क्स का यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, पोल्यूशन के बारे में, क्या है यहाँ पे, पोल्यूशन के बारे में 10 मार्क्स का ही मेरे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। 15 मार्क्स क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे जनरल अवेयरेंस, 10 मार्क्स का हो गया यहाँ पे पोल्यूशन के बारे में, और मेरे पास यहाँ पे 15 मार्क्स का यहाँ पे आएगा मेरे पास वही जो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, और 10 मार्क्स का आएगा मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर का पार्ट, यहाँ पे कंप्यूटर का पार्ट। यहां से एक चीज आप समझ रहे हो कि जो जनरल अवेयरेंस यहां पे आनी है वही जनरल अवेयरेंस यहां पे आनी है, ठीक है। जो मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने यहां पढ़नी है वही मैंने पहले भी पढ़नी है, ठीक है। अब बात सारी आएगी आपको पोल्यूशन, कंप्यूटर और टेक्निकल एबिलिटी के बारे में, ठीक है। आप कंप्यूटर का सिलेबस देखोगे तो मेरे पास इतना वास्ट सिलेबस नहीं है, अगर आप 8, 9, 10 की बुक्स भी रीड करते हो कंप्यूटर्स की, तो वहां से आपका ये पार्ट कंप्लीट कवर हो जाएगा, ठीक है। और बचा मेरे पास पोल्यूशन के लिए, तो पोल्यूशन के लिए आप इन्वायरमेंटल साइंस की कोई बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सबसे आपका ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, लेकिन बात आती है सारी बात में टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे आपको वहां बताया हुआ है टोटल नंबर ऑफ 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम कल से आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं आपको थोड़ा सा हर एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा हमने पढ़ना क्या क्या है। अगर बात करूँ हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मटेरियल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मटेरियल, इसमें सेमीकंडक्टर आ गया, ठीक है, मेरे पास कंडक्टर आ गया, इंसुलेटर के बारे में बताएंगे, यहाँ पे रिले के बारे में बताएंगे, स्विचेस के बारे में बताएंगे, तो ये सब पार्ट किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल। सेकंड टॉपिक की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। इसमें हमारे पास क्या पार्ट कवर होगा, एक तो पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है, थायरिस्टर जिसको हम SCR बोलते हैं, और मेरे पास हो गया ट्रायोड्स वगैरह, ठीक है, और थोड़ा बहुत FET, ठीक है, मॉसफेट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरे पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। थर्ड टॉपिक आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हमारे पास आ गई बाइनरी कोड्स आ गया, नंबर सिस्टम आ गया, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या आ गया मेरे पास, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद आ गया लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स को दूसरा नाम है एक तरह का ऑपरेशन एम्पलीफायर, ठीक है। तो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हमने पढ़ना है ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में, उसकी एप्लीकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैसे वो लीनियर वर्क करता है, कैसे वो उसकी नॉन लीनियर एप्लीकेशंस, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, इन सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आया माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। आपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा, तो वही सारा हमने यहाँ पे पढ़ना है कि माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है, ठीक है। उसके हमने यहाँ पे ट्रैप वगैरह जो हम पढ़ते हैं, ट्रैप, RST1, RST2 के बारे में, ये सब पढ़ना है हमने यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट मतलब हमने मेजरमेंट के यहाँ पे पढ़ने, एक तो प्रिंसिपल पढ़ने हैं,
अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मतलब एमीटर आ गया मेरे पास, इन सब का मेजरमेंट पढ़ना कि हम सबको मेजर कैसे करते हैं। CRO आ गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये सब चीजें पढ़नी हमने किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आया कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कम्युनिकेशन पढ़ना हमने कैसे डाटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, मल्टीप्लेक्सिंग कैसी होती है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मेरे पास डिजिटल कम्युनिकेशन और थोड़ा बहुत एनालॉग कम्युनिकेशन का पार्ट पढ़ना हमने यहाँ पे। नेक्स्ट मेरे पास आएगा डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। तो डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स में मेरे पास पढ़ना हमने रूटर्स के बारे में, हब के बारे में, डाटा कम्युनिकेट कैसे होता है, हम नेटवर्किंग कैसे यूज करते हैं, लैन के बारे में, वैन के बारे में, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, इन सब के बारे में पढ़ना हमने किसमें, डाटा कम्युनिकेशन में। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, सी लैंग्वेज आ गया, C++ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें एरे के बारे में, ठीक है, एरे, पॉइंटर्स, DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे हम कहाँ पे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। और लास्ट आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने वही पढ़ना है कि मेरे पास ओम्सा कैसे लगता है, उसके बाद मेरे पास AC फंडामेंटल क्या है, DC फंडामेंटल्स क्या है, तो इन सब टॉपिक के बारे में हमने पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल में। तो कुल मिला के 10 टॉपिक है और 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स स्कोर करना जरूरी है, ठीक है, और इसका क्राइटेरिया नहीं है। मेन आप चीज देखो यहाँ पे कि जो यहाँ पे जितने लोग सिलेक्ट होंगे ना, ठीक है, उसके हिसाब से आपको 15:1 में सिलेक्शन होनी है। कि मतलब मेरे पास अगर यहाँ पे इन्होंने इतने लोग सिलेक्ट किए, सपोज करो इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किए मेरे पास 15 लाख लोग, ठीक है, कितने के यहाँ मेरे पास 15 लाख लोग, तो 15 लाख लोगों में से इन्होंने सिर्फ बाद में 1 लाख लोग ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, ये आपको रेशियो यहाँ समझ आ रही है। 15 लाख लोगों में से 1 लाख लोग ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपको पता है कि इसकी सीट मेरे पास नियर अबाउट 14,000-15,000 के पास है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या करेंगे, यहाँ से 2,25,000 लोग मेरे पास CPT 1 को क्रैक करेंगे, ठीक है। उसके बाद CPT 2 में मेरे पास क्या होगा, इसमें से सिर्फ 15,000 लोगों को ही यहाँ पे सीट मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखें, वीडियो लेक्चर साथ में पढ़ते रहे। हम कोशिश करेंगे दिन में 2-3-4 वीडियोस आपकी अपलोड करते रहें, ठीक है। एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, विद इन 5 to 6 डेज हम सेकंड सब्जेक्ट आपका स्टार्ट कर देंगे। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें यहाँ पे। थैंक यू। कल हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ओके बाय।